स्वागत है आप सभी का न्यूरॉन्स एकेडमी छिंदवाड़ा में। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि ये क्वेश्चंस करने का तरीका कैसा है और कैसे क्वेश्चन आए हुए थे और इसी पैटर्न में इस वर्ष भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो हम इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इन क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी पैटर्न में हमें इस वर्ष भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो हम पहले क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर में आया हुआ था पहले शिफ्ट में, तो ये क्वेश्चन था कि कोई हाइपरमेट्रोपिक व्यक्ति है, उसका निकट बिंदु 0.75 मीटर पर है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर जो यूनिट है वो मीटर पे दी हुई है और जब कोई भी यूनिट, यदि हमें मीटर पर कोई भी यूनिट दी हुई है तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस यूनिट को हमें चेंज करना पड़ सकता है यदि सेंटीमीटर में हमें ऑप्शन दिए हों। तो ऑप्शन हमारे मीटर में ही है तो इसीलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जब हम पावर निकालते हैं तो पावर का फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे कि आगे क्वेश्चन ने पूछा है कि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पावर दिया हुआ है प्लस 2.5 डायोप्टर दिया, यानी जो डी है ये डायोप्टर होता है, तो ध्यान रखेंगे डी मतलब यहाँ पर डायोप्टर है। और उसके जब चश्मा पहन लेता है ये व्यक्ति, उसके बाद में उस व्यक्ति का नया निकट बिंदु क्या हो जाता है। सो निकट बिंदु वो होता है कि वो कम से कम दूरी जो एक हम नॉर्मल आई से देख सकते हो निकट बिंदु होता है, लेकिन चश्मा पहनने के बाद ये बिंदु कहाँ शिफ्ट हो जाता है, हमें इस क्वेश्चन में ये पता करना है। और हमें ये पता होना चाहिए कि जब फॉर्मूला हम लिखते हैं तो जो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f। अब ये जो फॉर्मूला है ये मीटर में होता है तभी यूनिट डायोप्टर होती है, लेकिन यदि यह फॉर्मूला यदि हमें सेंटीमीटर में, यदि क्वेश्चन में यदि जो फोकल लेंथ है, जो फोकस दूरी है, वो यदि जो निकट बिंदु यहाँ पे ये f यदि हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो यदि कोई क्वेश्चन में सेंटीमीटर में आता है तो हमें यहाँ पे 100/f सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। इसके बाद हमें ये समझना है कि ये चैप्टर जो है रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आया है। रे ऑप्टिक्स से जब क्वेश्चन आया तो हमें यहाँ पर समझना है कि लेंस है या मिरर है और उसे हमें फॉर्मूले से ही करना है। फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूले यहाँ पर जब लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इस फॉर्मूले को हमें लगाना है। और हमें 1/f ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये 1/f की जो वैल्यू जो ऑलरेडी हमें मीटर में दी हुई है, ये पावर की वजह से हम डायरेक्टली 1/f की जगह पुट कर सकते हैं। और जो कि हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5, तो ये 2.5 हमें ऑलरेडी जो वैल्यू दी हुई है, इसको हम प्लस 2.5 है या माइनस 2.5 है, ये भी विशेष करके ध्यान रखेंगे। उससे हमें टाइप ऑफ लेंस का पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है फोकल लेंथ या पावर पॉजिटिव। यदि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो पावर भी पॉजिटिव होगी, यदि फोकल लेंथ नेगेटिव में होती तो पावर भी नेगेटिव होगा। इस क्वेश्चन में पॉजिटिव में दिया है तो हम डायरेक्टली 1/f को हम 2.5 पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें अब v दिया हुआ है। अब ध्यान रखेंगे जब ये क्वेश्चन को हम करते हैं तो जब भी जितने भी डिस्टेंसेस लेफ्ट में होते हैं तो उन डिस्टेंसेस को मिरर में यदि हम पढ़ रहे हैं तो वो ध्रुव से देखेंगे, यदि हम लेंस में पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से देखेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर के जितने भी लेफ्ट में बिंदु होंगे या जितने भी डिस्टेंस लेफ्ट में होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो इस क्वेश्चन में जो हमें 0.75 सेंटीमीटर दिया हुआ, एक्चुअली v दिया हुआ है, तो v इज इक्वल टू हमें माइनस 0.75 मीटर दिया हुआ है। ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन क्वेश्चन में नहीं दिए होंगे, ये हमें क्वेश्चन को समझ के करना पड़ेगा कि ये पॉइंट कहां पर है। इस क्वेश्चन में v की जो वैल्यू है वो माइनस 0.75 दी हुई है और माइनस हमें u का इसमें मान हमें निकालना है, यही क्वेश्चन है। और u का मान इसमें नहीं दिया है। जब u का मान निकालेंगे तो हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में यदि हम देखें तो यहाँ पर जो u है वो LHS में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, इसको हम 100/75 भी लिख सकते हैं। और जब हम इसे वापस ट्रांसपोज करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये माइनस 100/75 जो दिया है दिस विल बिकम माइनस 4/3 और 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं। और हमें यहाँ पर 1/u हमें क्वेश्चन ने पूछा है तो हम पहले हम u निकालने के लिए 1/u निकालेंगे, फिर उसके बाद में हमें u निकलेगा। तो यहाँ पर यदि 1/u निकालेंगे तो 1/u हो जाएगा। एलसीएम हम इसका ले लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद में एलसीएम 6 हो जाएगा, 4 2 8, 5 3 15 और ये हो जाएगा माइनस 23/6। अब ये हो गया। उसके बाद में हमें u निकालना है। तो u निकालने के लिए हमें इसे इसके जो अंश और हर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसको बदलना पड़ेगा। तो u हो जाएगा माइनस 6/23। ध्यान रखें जब हम अंश हर को बदलेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बदलेंगे, तो यदि माइनस साइन है तो वो चेंज नहीं होगा, माइनस में ही रहेगा। तो जब 6 ये मीटर में आएगा हमारा, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.23
0.26 मीटर, -0.26 मीटर। और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो कि -0.26 मीटर दिया हुआ है। तो ध्यान रखें कि जब भी u की जो वैल्यू आती है, जब भी हम u कैलकुलेट करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, यदि हम u दिया है या कैलकुलेट करना है, चाहे वो लेंस का कोई क्वेश्चन हो या मिरर का कोई क्वेश्चन हो, तो u हमेशा नेगेटिव में होना चाहिए। तो u की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव में आना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन माइनस में u की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दो स्फीयर हैं, दो गोले हैं जिन पर आवेश +6 माइक्रोकुलाम और +9 माइक्रोकुलाम है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं कि ये +6 माइक्रोकुलाम है और दूसरा +9 माइक्रोकुलाम है। अब ये दो गोले ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं जो आवेशित हैं और इनको कुछ दूरी पर रखा गया है और d दूरी पर रखा गया है, तो हम इन्हें d दूरी पर ही रख देते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार यदि हम इन्हें d दूरी पर रख देते हैं तो ये एक गोला, दूसरा गोला हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है +9 माइक्रोकुलाम। तो 9 माइक्रोकुलाम हमने इन दोनों गोले को d दूरी पर रख दिया। अब बाद में क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी समान आवेश होते तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है, विपरीत आवेश में आकर्षण बल लगता है। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिएगा प्रतिकर्षण बल लग रहा है और कितना बल लग रहा है ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसमें एक प्रतिकर्षण बल F लग रहा है, तो ये प्रतिकर्षण बल लग रहा है F, तो ये दोनों एक दूसरे को F बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा इसमें कहा है कि यदि हमने -3 माइक्रोकुलाम आवेश और दे दिया, तो इसमें -3 माइक्रोकुलाम आवेश हम और दे देते हैं, इसको भी -3 माइक्रोकुलाम आवेश हमने दे दिया। अब जब हमने इसमें -3 माइक्रोकुलाम आवेश हम दे देते हैं तो उसके बाद में इनका जो आवेश है, आवेश का मान क्या हो जाएगा, हमें इस पर ध्यान रखना है। अब नया आवेश यदि हम देखेंगे तो नया आवेश क्या हो गया, +6 और -3। तो +6 और -3 यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा +3 माइक्रोकुलाम। तो ये +3 माइक्रोकुलाम हो गया और ये हो गया +6 माइक्रोकुलाम। अब ये दोनों +3 और प्लस अभी भी दोनों ही, यदि ध्यान दें यहाँ पर दोनों ही अभी भी पॉजिटिव चार्ज है और क्वेश्चन में कहा है कि वापस उसी दूरी पर रख दिया जाता है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा है कि नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा, तो हमें ये समझना है कि यदि क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि इसमें पूछा हो कि आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल, तो हमें आवेश देखकर समझना है। इस क्वेश्चन में हालांकि दे दिया कि इसमें प्रतिकर्षण बल लग रहा है, मतलब आवेश समान है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वापस से अब हमें नया प्रतिकर्षण बल निकालना है और हमने उसको मान लिया कि वो नया प्रतिकर्षण बल F होगा। अब हमें समझना पड़ेगा कि अब पहले बल कितना था और बाद में बल कितना था, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें पहले बल क्या था वो निकालेंगे, हम F की वैल्यू निकालेंगे। तो ये कूलाम के नियम से हमें सॉल्व करना होगा कि कूलाम का नियम जब कहता है कि F इज इक्वल टू K के यहाँ पे समानुपाती नियतांक है, इसका मान 1/4πε0 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में पुट करने की जरूरत नहीं है, जिसका आंक मान 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर हमें वो वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली K Q1 Q2, हमारे पास में Q1 पहले जो था वो Q1 की वैल्यू ये थी और Q2 हम इसे ले लेते हैं और ये हमारा Q1 डैश हो जाएगा और ये Q2 डैश हो जाएगा बाद में जब बल निकालेंगे। तो पहले हम बल निकाला तो फॉर्मूला हमारा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसको हम ध्यान रखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की जगह हमारे पास में D स्क्वायर है, तो D स्क्वायर भी रख सकते हैं। Q1 Q2 के यदि हम मान रखें तो Q1 का जो मान है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 माइक्रोकुलाम को हम बाद में लिख सकते हैं 9 माइक्रोकुलाम और D स्क्वायर। अब माइक्रोकुलाम हालांकि दिया हुआ है तो यूनिट हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे माइक्रोकुलाम की, क्योंकि हम अनुपात लेंगे तो ये कट जाएंगे यूनिट जो है माइक्रो से माइक्रो। अब F डैश यदि निकालें तो F डैश, अब नया आवेश जो है डायरेक्टली पुट कर देंगे 3 K Q1 Q2, तो नया आवेश का मान हो गया 3 माइक्रोकुलाम और 6 माइक्रोकुलाम और दूरी वही थी D स्क्वायर। और हमें F डैश निकालना है तो F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, F डैश इज इक्वल टू, F डैश हमें निकालने के लिए पहले हम अनुपात निकालेंगे F डैश अपॉन F। F डैश का मान दिया K 3×6/D स्क्वायर, दूसरा दिया हुआ है K F का मान हम रखेंगे तो F का मान हो जाएगा 6×9/D स्क्वायर। तो यहाँ पे K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, हम K से K को हम यहाँ पर काट देंगे, K से K कैंसिल आउट हो गया
और डी स्क्वायर से डी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा ऊपर 6 तिया 18, नीचे बचा 9 6 54। तो यहाँ पे यदि 18 का पाड़ा पड़े तो 18 एकम 18 और 18 तिया 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 18 एकम 18 मिल गया और 18 तिया 54। तो एफ डैश इज इक्वल टू यदि हम निकालेंगे तो एफ को यदि हम तिरक गुणा कर दें तो ये हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू एफ बटे 3। तो ये एफ बटे 3 हो गया। तो यहाँ पर हम देखें तो एफ डैश का मान आ गया एफ बटे 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो इस क्वेश्चन में हमने कुलाम के नियम की सहायता से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। तो यहाँ पर मेन कंसेप्ट जो हमें समझने के लिए है कि क्वेश्चन में हमें एक बल का तुलना पूछिए कि पहले कौन सा बल था, बाद में कौन सा बल है। पहले जब आवेश कुछ और था तो बल हमने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे के और डी की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम तुलना कर रहे थे, और एफ डैश भी हमने वैसे निकाल लिया। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो हम ध्यान रखें कि इसमें कौन सा आवेश हमने ऐड किया है, कैसा आवेश ऐड किया है, प्रकृति क्या है आवेश की। यहाँ पर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश हमने जोड़ा है इस पे, लेकिन उसके बावजूद भी ये धनात्मक ही था, इसीलिए इसमें प्रतिकर्षण बल लग रहा था। और क्वेश्चन में दिया भी था कि प्रतिकर्षण बल लग रहा है। नहीं दिया है तो हम बल जो आवेश की प्रकृति से बल निकाल सकते हैं। तो ये आसान प्रश्न था जिसका आंसर है एफ बटे 3। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी आसान है और अगले प्रश्न में कहा है कि एक कोई लंबा सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड को हालांकि हिंदी में परिनालिका कहते हैं, तो परिनालिका भी हो सकता है और परिनालिका सोलेनॉइड एक ही चीज होती है। तो ये जो क्वेश्चन है, जब कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें ये समझना है कि कौन से चैप्टर से आ रहा है। तो यदि इस क्वेश्चन की बात करें, सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहा है और स्वप्रेरण की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई से क्वेश्चन है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसे हिंदी में कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये प्रश्न है और इसमें पूछा है यदि कोई लंबा यदि सोलेनॉइड या परिनालिका है तो उसका यदि स्वप्रेरण यदि हम निकाल रहे हैं तो इसके लिए इससे क्या नहीं बढ़ाया जा सकता। मतलब जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में से हमें चूज करना है कि इनमें से किनको यदि हम बढ़ा रहे हैं तो उसके बढ़ाने से स्वप्रेरकत्व नहीं बदलेगा, मतलब नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन ने पूछा है स्वप्रेरण किस में से नहीं बढ़ेगा। अब पहली बात हमें जब ये समझ में आ जाता है कि ये किस चैप्टर से, तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अब किस फॉर्मूले पर बेस बात हो रही है। अब दो चीज होती है, एक होता है सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। जब सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं तो उसे हम एल से लिखते हैं, मतलब स्वप्रेरण गुणांक की जब बात करते हैं। और जब यदि म्यूचुअल इंडक्शन आ गया तो यदि म्यूचुअल इंडक्शन आता है तो उसको हम एम से डिनोट करते हैं, लेकिन हालांकि एम यहाँ पर हम नहीं यूज करेंगे, हम एल यूज करेंगे। एल मतलब स्वप्रेरण गुणांक। अब स्वप्रेरण गुणांक की इकाई भी हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि स्वप्रेरण गुणांक और यदि हमने अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों ही यदि हमने लिखा है तो दोनों की इकाई हेनरी होती है। लेकिन यहाँ पर हमें फॉर्मूला हम डायरेक्टली पुट कर देंगे म्यू एन स्क्वायर ए और बटे में एल। और सेम यही क्वेश्चन जो है अभी कुछ दिन पहले ही एएनएम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। एएनएम में हालांकि ऑप्शन अलग थे, वह धारा के संदर्भ में ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम था कि सेल्फ इंडक्शन में या स्वप्रेरण में हम इसे कैसे नहीं बढ़ा सकते, सेम क्वेश्चन था। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास में एल इज इक्वल टू म्यू नॉट भी हम पुट कर सकते हैं, एन स्क्वायर। एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब फेरों की संख्या, ए क्षेत्रफल है, एल लंबाई है। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि कैसे नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में कहा है कि हम इसके क्षेत्रफल को यदि बढ़ाएंगे, देखो जो चीज समानुपाती होती है, यदि समानुपाती को यदि हम बढ़ा रहे हैं तो समानुपाती को बढ़ाने से स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व ये बढ़ेगा, सेल्फ इंडक्शन बढ़ेगा। लेकिन जो भी व्युत्क्रमानुपाती होगा उसको बढ़ाने से ये घटेगा। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि क्या हम इससे इससे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इसमें ऑप्शन में देखें तो इसके काट प्रस्थ या का क्षेत्रफल बढ़ाने से, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो ये तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है नहीं बढ़ाया सकता। तो नेक्स्ट देखें लंबाई बढ़ाने से, तो लंबाई यदि हमने बढ़ा दी, ध्यान देंगे लंबाई यदि हमने बढ़ा दी, यदि हम लंबाई बढ़ा देते हैं तो लंबाई बढ़ाने से स्वप्रेरण गुणांक ये कम हो जाए, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऑप्शन हमारा जो हमें जिसे टिक करना है, जिस ऑप्शन जो ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग इसकी लंबाई बढ़ाने से, इंक्रीजिंग इट्स लेंथ। तो ये क्वेश्चन भी आसान था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है ये 3 प्रतिरोध है, ये विद्युत धारा से प्रश्न है। तो विद्युत धारा से जो प्रश्न दिया, विद्युत धारा में ये दिया हुआ कि 3 प्रतिरोध है पी क्यू आर एस। तो हम पी क्यू आर एस 3 प्रतिरोध बना देते हैं, और ये एक्चुअली 4 है, लेकिन फिलहाल पी क्यू आर एस हम बनाते हैं, पी क्यू और आर एस। और इसमें कुछ क्वेश्चन में विशेष दिया हुआ है हमें, पी क्यू आर एस में दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस, और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है, ये 20 नहीं है, ये क्वेश्चन में 2 ओम दिया हुआ था। ये इंग्लिश में देयर आर 3 और पी क्यू आर, तो इसमें इसको हम थोड़ा सा सही कर ले, 20 नहीं दिया हमें, ये
2 ओम दिया हुआ है, 3 प्रतिरोध PQRS प्रत्येक 2 ओम और अज्ञात प्रतिरोध S दिया हुआ है। हमें S का मान निकालना, जो PQRS है सारे 2 ओम के हैं, ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, मतलब जितने भी प्रतिरोध दिए हुए हैं वो सारे PQRS PQR 2 ओम के, और R हम S हमें नहीं पता है। और इसमें कहा है कि लेकिन S के साथ में कुछ 6 ओम का प्रतिरोध, ये भी ध्यान रखेंगे, ये 60 ओम नहीं है, इसे हम करेक्ट कर लेंगे, 60 ओम नहीं है, ये 6 ओम है। तो 6 ओम का एक प्रतिरोध जो है यहाँ पर समांतर में जोड़ दिया गया है, तो हम यहाँ पर एक समांतर में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं जो कि 6 ओम का है। अब क्वेश्चन में तो हमें पूछा है कि संतुलित अवस्था में यदि ये है तो हमें S का मान बताना है कि S का मान क्या है हमारे पास में, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यदि हम देखें कि हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जब कोई व्हीट स्टोन सेतु बनाते हैं संतुलन की अवस्था में जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है वो शून्य विक्षोभ होता है, उसमें कोई विक्षोभ नहीं होगा। जब हम इसे बैटरी जोड़ देंगे धारा प्रवाहित होगी, तो हम यदि गैल्वेनोमीटर में धारा का मान निकालें तो उसमें शून्य धारा होगी, मतलब ये बैलेंस कंडीशन में है, मतलब संतुलन की अवस्था में। तो हमें इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जब भी कोई भी व्हीट स्टोन सेतु जब संतुलन की अवस्था में होता है तो उसमें हमें जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का अनुपात P/Q बराबर R/S, ये अनुपात बराबर होते हैं। तो यदि हम इनके मान रखें तो हमें S का मान निकालना है, S नहीं पता है, तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये कैसे करना है। हमें P का मान दिया हुआ है 2, R का मान Q का मान भी हमें 2 दिया हुआ है, Q का मान हमें 2 और R का PQR सभी 2 है, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, लेकिन S का मान हमारे पास में है नहीं। अब हम इस सर्किट में यदि यहाँ पर देखें S के साथ 6 जो है वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो हमें ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। जब हम कोई भी प्रतिरोध को, जब हम प्रतिरोध के संयोजन को सॉल्व करते हैं तो प्रतिरोध के संयोजन को सॉल्व करने के लिए हमें सीरीज और पैरेलल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पैरेलल में लगा हुआ है, तो जब भी 2 प्रतिरोध पैरेलल में लगे हुए, समांतर क्रम में लगे हुए, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, आप लोग भी याद रख लें कि जब भी हम पैरेलल में यदि हम निकाल रहे हैं तो और 2 ही यदि हमारे पास में प्रतिरोध है तो फॉर्मूला हो जाएगा R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली हम ये वैल्यू निकाल लेंगे और डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। R1 R2 मतलब R1 की जगह हम S ले लेंगे और R2 की जगह 6 ले लेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा यदि हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा S इंटू 6 अपॉन S प्लस 6 हो जाएगा, मतलब हम इसको 6S भी लिख सकते हैं यदि चाहे तो, 6S अपॉन 6 प्लस S ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम पुट करें तो हो जाएगा 6S अपॉन S प्लस 6 लिख सकते हैं, या 6 प्लस S दोनों ही सही है। हम यहाँ पे हम 2 से 2 काट सकते हैं और ये हो जाएगा 1, इसका यदि हम तिरक गुणा कर देते हैं 6S बटे S प्लस 6 बराबर 2/1 भी लिख सकते हैं समझने के लिए। अब हम जो S प्लस 6 है इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6S बराबर 2 गुणित S प्लस 6। यहाँ पर देखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6S बराबर दोनों में गुणा होगा ब्रैकेट के अंदर, 2S प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा। और यदि हम आगे इसको देखें तो आगे ये 6S को यदि हम सॉल्व करते हैं तो 2S को हमें इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, तो 6S माइनस 2S बराबर 12, तो ये हो जाएगा 4S बराबर 12, मतलब S बराबर हो जाएगा 12/4, मतलब S बराबर आ गया 3 ओम, जो कि सही आंसर है। तो 3 ओम इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे ऑप्शन में बी नंबर का जो ऑप्शन है दैट इज 3 ओम, तो हम S बराबर 3 ओम को सही आंसर हम लेंगे। ठीक है, तो मेरे हमें समझ में आ गया। तो बस ऐसे क्वेश्चन में सीरीज पैरेलल ध्यान में रखें कि सीरीज पैरेलल कौन सा है, और यहाँ पर व्हीट स्टोन सेतु का कंसेप्ट लगा हुआ है। ऐसे ही पोटेंशियोमीटर, हालांकि 12th के सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर से भी आए हुए हैं, विभव मापी से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप सारे जितने भी विद्युत धारा में इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप सभी इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से पढ़ें, उनके फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ें, ताकि ऐसे क्वेश्चन यदि आए तो हमें एग्जाम में जरूर बन जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में कहा है कि ये सिंपल बहुत आसान प्रश्न है, खाली फॉर्मूला इसमें पूछा है, और फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है कि एक चल कुंडली धारा मापी है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है हमें दिए हुए हैं, और इनका एरिया भी दिया हुआ है, और धारा भी दी हुई है कि I धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो इसमें टॉर्क बताना है तुम्हें, बलाघूर्ण कितना होगा ये क्वेश्चन में पूछा है तुम्हें। तो सिंपल इसमें बलाघूर्ण का हमें कंसेप्ट लगाना, बलाघूर्ण का फॉर्मूला लिख लेना है। यदि
थोड़ा सा यदि हम देखें तो यदि हमें पता होगा कि बलाघूर्ण का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, बलाघूर्ण एक सदिश राशि है और जब भी कोई भी द्विध्रुव या कोई चुंबक जो भी एक द्विध्रुव की तरह ही रहती है, लेकिन उसमें ध्रुव की जगह, आवेश की जगह हमारे पास में जो ध्रुव है वो नॉर्थ और साउथ पोल है, मतलब एक क्षण चुंबक। जब हम उसको रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में तो वो भी उस पर आघूर्ण लगता है, वो भी रोटेट करने लगती, घूमने लगती है। तो यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण जब हम निकालते हैं उसी से बलाघूर्ण हमें निकलता है। लेकिन हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टाउ इज इक्वल टू, टाउ मतलब टॉर्क, टॉर्क मतलब बलाघूर्ण, ये mb sin थीटा होता है। और इसका जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो फाइनली जब हम m का वैल्यू पुट करते हैं तो m की वैल्यू पुट करने पर ये हो जाता है NIA और B। अब यहाँ पर हमने कहा कि थीटा कहाँ गया, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्योंकि 90 डिग्री है, लंबवत है, इसीलिए यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू, जब भी हम कोई भी चल कुंडली धारा मापी ले रहे हैं उसमें क्वेश्चन में जब बलाघूर्ण निकाल रहे हैं और चल कुंडली धारा मापी में यदि थीटा नहीं है, मतलब ये थीटा 90 डिग्री है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे जो साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह हमने साइन 90 रखा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसीलिए फॉर्मूला डायरेक्टली NIAB। तो हमारा जो फॉर्मूला है NABI भी लिख सकते हैं आगे पीछे, या NIAB भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो इसके लिए जो आंसर है वो C ऑप्शन सही है, NIAB या NABI, तो दोनों ही ऑप्शन एक जैसे ही सही है। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, 6 क्वेश्चन। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ स्टेट कंडक्टर। आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई प्रेरण की बात करते हैं तो उसमें कुंडली होना जरूरी है, कुंडली होगी तभी स्व प्रेरण गुणांक होगा। लेकिन अब सीधा चालक बोल रहा है, मतलब सीधा चालक है, उसमें धारा सीधी सीधी प्रवाहित हो रही है। लेकिन जब हम ओस्टेट का नियम पढ़ते हैं, ओस्टेट ने हालांकि ये जरूर कहा कि जब भी कोई भी चालक है तो उसके आसपास एक चुंबकीय, जब भी धारावाही चालक है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, लेकिन उसमें स्व प्रेरण गुणांक नहीं होगा, वो खुद को म्यूचुअली या खुद को सेल्फ इंड्यूस नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब हम इस प्रश्न की बात करें कि जब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपसे क्वेश्चन में दिया है कि सीधा चालक है और उसका स्व प्रेरकत्व पूछ रहा है, तो सीधे चालक का स्व प्रेरकत्व कुछ नहीं हो सकता, अर्थात 0 हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर सही है 0। हमें देखना है कि सीधा चालक कैसा चालक पूछा है, यदि कुंडली होती तो हम निकालते, लेकिन इस क्वेश्चन में स्व प्रेरकत्व सीधे चालक का पूछा है जिसका स्व प्रेरण नहीं होता है, मतलब मतलब 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक आसान प्रश्न है और पिछले ही टॉपिक से रिलेटेड है, ध्यान से सुनेंगे। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, अर्थात एक आयताकार कुंडली है जिसकी लंबाई दी हुई है तुम्हें 0.12 और चौड़ाई दी हुई है। तो जो भी डेटा आपको क्वेश्चन में यदि दे रहे हैं तो उनको डेटा को फटाफट लिखते जाएं, जो भी जैसा दिया हुआ है। तो लेंथ दी है और यूनिट का ध्यान रखें 0.12 मीटर, और ब्रेड्थ दी हुई है 0.1 मीटर दी हुई है। और अब यहाँ से हमें क्षेत्रफल निकालना जरूरी, क्योंकि आगे क्षेत्रफल की हमें जरूरत पड़ेगी, तो क्षेत्रफल जरूर से निकालें। तो क्षेत्रफल यदि यहाँ पे निकालेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब ये हो जाएगा 0.12 इंटू 0.1, और ये मीटर में है तो एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, दोनों ही मीटर में। 0.12 ये हमें दिया हुआ लेंथ, और जो ये लेंथ हिंदी में यहाँ लिखी है, चौड़ाई 0.1 थी। इसमें 50 तार के घूर्णन टन है, अर्थात इंग्लिश में लिखा है इट हैज हैविंग 50 टन्स, तो यहाँ पे कैपिटल एन हमें दिया हुआ है 50 टन्स। वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली, सीधा रखा हुआ है जैसे गैल्वेनोमीटर में होता है वैसे ही दिया हुआ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, और जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब ये हमें जब 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया है तो ये हमें यूनिट से पहचानना है कि यूनिट, जब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोला है तो इसकी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर है। वेबर पर मीटर स्क्वायर यदि हम बात करें तो ये चुंबकीय क्षेत्र की, अर्थात बी हमें दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 0.2 वेबर, वेबर को हम WB भी लिख सकते हैं, WB वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन में कहा है कि द कॉइल कैरीज करंट ऑफ 24 एम्पियर, तो हमें I दिया हुआ है, I दिया है 24 एम्पियर, हमें करंट की वैल्यू दी हुई है। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट कहा है कि इसमें एंगल, अब एंगल विशेष ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन में एंगल बहुत जरूरी है। जितने भी गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन है या एंगल की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम, ये थोड़ा फ्लक्स से जुड़ा हुआ है, फ्लक्स के कंसेप्ट से, फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स हमेशा एक तो फ्लक्स में होता है जब हम बात करें कोई चुंबकीय क्षेत्र की, और एक फ्लक्स में होता है उसका खुद का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होता है, लेकिन जब हम कोण बनाते हैं तो जो क्षेत्रफल सदिश है और जो
जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच कोण होना चाहिए। यदि कोई भी पृष्ठ है, पृष्ठ से यदि कोण दिया है तो हमें 90 में से माइनस करना होता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कुंडली में 24 एम्पियर का धारा बह रही कुंडली में तल क्षेत्रफल से, अब जो कुंडली दी हुई है, कुंडली का तल दिया हुआ है और वो क्षेत्रफल से कोण बना रहा है और क्षेत्रफल से कोण 30 डिग्री बना रहा है, तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्वेश्चन में। आखिरी में हमें 90 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा इस एंगल को। तो स्थिर साम्यावस्था में कुंडली को रखने के लिए आवश्यक घूर्णन क्या होगा? अगेन इस क्वेश्चन में हमें घूर्णन पूछ लिया है, मतलब तुम्हें बलाघूर्ण पूछा है। तो बलाघूर्ण हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका फॉर्मूला लिखा था, वापस से उसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। NIAB साइन थीटा, हमारे पास सारे मान है लेकिन हमें बस थोड़ा ध्यान थीटा पे रखना है, क्योंकि कोण जब भी क्षेत्रफल के साथ बनता है तो हमें 90 से माइनस करना होता है। तो क्वेश्चन में 90 से माइनस हम करेंगे और कोण दिया हुआ है हमें 30 डिग्री, 30 डिग्री कोण दिया हुआ है। तो इस कोण को हम 90 डिग्री से जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। यदि गड़बड़ कर दिया तो सारा आंसर गलत आ जाएगा। तो विशेष ध्यान दें कि कोण किसके साथ बन रहा है, यदि क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण है, थीटा एक्चुअली यही कोण होता है क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। तो यदि ये कोण क्षेत्रफल के साथ बना है, पृष्ठ के क्षेत्रफल के साथ, तो आपको 90 में से माइनस करना ही होगा। तो बस हमारे पास में सारी वैल्यूज है, हमारे पास में n दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास में 50 दिए हुए हैं, धारा का मान दिया हुआ है, धारा का मान हमें क्वेश्चन में 2 एम्पियर दिया हुआ है और 2 एम्पियर है, इसको करेक्ट कर लें, क्वेश्चन में 24 नहीं है, क्वेश्चन में ये 2 एम्पियर है, तो इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन में ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये 2 एम्पियर है, ये 20 एम्पियर 24 एम्पियर नहीं है। तो 2 एम्पियर हमें दिया हुआ है, साथ ही साथ इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल एक्चुअली हमें निकालना है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल विल बी 0.12 मीटर। तो हमारे पास ऑलरेडी 0.12 0.1 का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.012 मीटर स्क्वायर। तो ये हम कैलकुलेट करके पहले से ही रख लें, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करना भी आसान है, पॉइंट हमें शिफ्ट करना है, पॉइंट के बाद देखना है कितने जीरोस हैं या कितने डिजिट्स हैं, सॉरी, या पॉइंट के बाद 2 डिजिट है या 1 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई करके 2 और 1 3 हो गया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 3 डिजिट राइट से हमें काउंट करके हमें पॉइंट लगाने हैं, तो यहाँ पर 0.012 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। तो 0.012 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। बी चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया, ध्यान रखें इसकी इकाई टेस्ला भी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिए, वैसे ही रखेंगे। और साइन यहाँ पर 60 दिया हुआ है। सारे मान आपको याद होने चाहिए, जितने भी एंगल हैं सारे एंगल्स के मान याद होने चाहिए, साइन और कॉस के जितने भी एंगल्स हैं उनके मान याद होने चाहिए। तो आप मान जरूर याद कर लें, साइन थीटा के सारे मान याद करें, कॉस थीटा के सारे मान याद करके रखें। ये आपको सारे क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में मिलेंगे आपको सारे थीटा के मान। यदि हम 0 डिग्री, कुछ मान आप याद करके रखें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, आसान है, इसको याद कर सकते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, फिर साइन 60 √3/2, लास्ट वैल्यू 1, और ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी कॉस में 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और लास्ट में 0। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो है साइन 60। एक्चुअली क्वेश्चन में 30 था लेकिन हमने उसे एंगल को चेंज किया है साइन 60, क्योंकि यहाँ पर हमें पुट करना पड़ेगा, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, तो वही वैल्यू हम पुट करेंगे। और कुछ वैल्यूज हमें याद होना जरूरी है, खासकर √2 और √3 की वैल्यू। तो √2 की वैल्यू निकालेंगे तो कहीं यदि क्वेश्चन में √2 आता है, क्योंकि यदि AC का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो √2 वहां पर आ सकता है, लेकिन हमें डायरेक्टली AC के फॉर्मूले में वैल्यू याद रखनी है सारी, जितनी भी IRMS VRMS की जो वैल्यूज है उनमें सारी वैल्यूज में हम डायरेक्टली पॉइंट में वैल्यू याद रखेंगे, कितना प्रतिशत है वो भी याद रखेंगे। यहाँ पे हम √2 की बात करें तो √2 की वैल्यू 1.414 होती है, √3 की वैल्यू यदि हम देखें तो 1.732 होती है। तो ये हमारे कुछ काम की वैल्यू, तो इनको याद रखेंगे। और जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली साइन 60 की वैल्यू √3/2 पुट कर देंगे। फाइनली जो आप सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.20 न्यूटन मीटर में आपका आंसर आ जाएगा, 0.20 न्यूटन मीटर। तो 0.20 न्यूटन मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को सुधार लें, ये 20 नहीं 2 है, और ये भी हिंदी में भी
एम्पियर होना चाहिए। तो ये उसका आंसर था। मेन कंसेप्ट जो यहाँ पे बच्चे जहाँ गलती करते हैं एंगल में, तो आप लोग इसको ध्यान रखें, एंगल पे हमें गलती नहीं करना है। एंगल जब भी क्षेत्र के साथ दिया हुआ है, क्षेत्रफल के साथ दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया था तल के साथ दिया हुआ था, तल के क्षेत्रफल के साथ दिया हुआ था, तो 90 में से हमें माइनस जरूर करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि कोई बार मैग्नेट है और वो परपेंडिकुलर रखी हुई है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यदि उसका टॉर्क जो उसमें लग रहा था उसको आधा कर दिया जाए जो रोटेट कर रहा था, तो कितना एंगल से वो रोटेट होगा। यदि हमें बलागुण को आधा करना है तो हमें कितना कोण से उसे घुमाना पड़ेगा कि बलागुण आधा हो जाए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, अगेन वही फॉर्मूला हमारे काम का है, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ध्यान रखें कुछ चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, जैसे खासकर विद्युत धारा, धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यदि हम पार्ट 2 में जाएं, फिजिक्स के भौतिकी की यदि पार्ट 2 में जाएं, तो एटम्स, न्यूक्लियस, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनसे जरूर क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें सिंपल सा यदि देखें तो एक रिलेशन हम बना सकते हैं कि टाउ जो है बलागुण है साइन थीटा के समानुपाती। यदि हम यदि वैल्यूज को कंपेरिजन कर रहे हैं, टाउ 1 अपॉन टाउ 2, तो ये हमारे पास में दो एंगल आ जाएंगे। एक एंगल पता है हमें और एक एंगल निकालना है जो हमें नहीं पता है। और क्वेश्चन में ये जरूर दिया, सॉरी यहाँ पे T1 अपॉन T2 आएगा। और क्वेश्चन में ये जरूर दिया है कि जब अनुपात लेते हैं, एक्चुअली यहाँ पे अनुपात जो दिया हुआ है वो हम ये ऐसा लिख सकते हैं कि T2 जो है वो 1/2 आधा हो जाता है किसका, T1 का। तो हम ऐसा लिख सकते हैं T2 अपॉन या टाउ 1 अपॉन टाउ 2, टाउ 2 अपॉन टाउ 1 इज इक्वल टू 1/2। तो ये वैल्यू दी, तो हम इसको हम रेसिप्रोकल इसका कर सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा टाउ 2 अपॉन टाउ 1 बराबर साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। तो ये वैल्यू हमें ये क्वेश्चन में दिया था कि आधा हो जाए, ऐसा कोण हमें बताना है। तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये लंबवत रखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया है। तो थीटा 1 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो थीटा 1 है क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास थीटा 1 90 डिग्री है क्योंकि लंबवत दिया हुआ है। थीटा 2 हमें नहीं पता है जो कि हम निकाल लेंगे। थीटा 2 क्वेश्चन है, ये हमें नहीं पता है। वैल्यू रखेंगे टाउ 2 की जो कि हमें निकालना है, और टाउ 1 ये हम यदि अनुपात दे दें तो अनुपात हमें 1/2 रखा हुआ है, तो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, 1/2 डायरेक्टली हम रख सकते हैं। तो यहाँ हम इसकी जगह यहाँ पर हम पुट करेंगे। यदि हम टाउ 2 अपॉन टाउ 1 की वैल्यू जो क्वेश्चन में थी वहां से 1/2 रख दें, तो 1/2 हमने रख दिया। साइन थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास में अभी साइन थीटा 2 नहीं है, वो हमें निकालना है। लेकिन साइन थीटा 1 हमारे पास में 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, अभी अभी लिखा हमने। तो साइन थीटा 2 हो जाएगा ये 1। तो साइन थीटा 2 बराबर हो गया 1/2। हमें पता होना चाहिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है। अभी हमने लिखा साइन थीटा 2 जो वैल्यू होती है 30 डिग्री होती है, तो 1/2 जो वैल्यू है वो साइन 30 डिग्री की वैल्यू, थीटा कंपेयर करके थीटा 2 बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री सही आंसर होगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में भी ध्यान रखेंगे, वही कंसेप्ट लगाए जो पिछला क्वेश्चन था, एम बी साइन थीटा। तो एम बी साइन थीटा हमने बलागुण को कंपेरिजन किया साइन थीटा से, और थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। थीटा की वैल्यू अगेन जो पिछले क्वेश्चन में हमने लिखी, ये वैल्यूज ध्यान रखेंगे। ये वैल्यूज सारे क्वेश्चन में, अधिकतर क्वेश्चनों में ये वैल्यूज काम में आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कुछ लेंदी होंगे क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन धारा विद्युत धारा से, और ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं सॉल्व करने में भी टाइम लगता है तो उसको आप आखिरी में भी सॉल्व कर सकते हैं, या उसको बाद में हम मार्क करके रखें ताकि हम जब समय रहे तब इसको सॉल्व कर दें। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ एक तार है, उसका प्रतिरोध हमें दिया हुआ है, और जब क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें समझना जरूरी है कि जब क्वेश्चन प्रतिरोध पर बेस्ड आ रहा है तो ये विद्युत धारा से आया है। तो एक तार का प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस है, उस पर उसका प्रतिरोध ये क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि है, इसको भी हम सुधार लेंगे। ये 20 ओम है, और साथ ही साथ 500 डिग्री सेल्सियस पर 60 ओम 60 है, इसे भी 60 कर लेंगे, 60 ओम है। और किस तापमान पर इसका प्रतिरोध 25, ये भी थोड़ा सा हम सुधार लेंगे। तो ये 25 ओम है, 25 ओम होगा। तो इसके लिए हमें तापमान पूछा है कि कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जैसा हमने कहा कि थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको हम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले हम वो लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में हमें R20 दिया हुआ, मतलब 20 डिग्री पर हमें प्रतिरोध दिया हुआ है जो कि कितना है 20 ओम दिया हुआ है। दूसरा हमें दिया हुआ है
20 के बाद में ये भी 50 कर लेंगे, 500 नहीं। इंग्लिश में सुधार देंगे, जैसा हिंदी में वैसा ही इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश में भी हम सुधार देंगे। तो हमें क्वेश्चन में R 500 डिग्री सेल्सियस, ये सही था इसलिए मैं इसको सही नहीं किया। 500 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ये 60 ओम दिया हुआ है, वो हमने ऑलरेडी सुधार दिया। 60 ओम दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें किस टेम्परेचर पर, किस तापमान पर, हमें तापमान नहीं पता है, किस तापमान पर, क्वेश्चन में लिखा है कि किस तापमान पर ये प्रतिरोध जो है 25 ओम हो जाएगा। तो ये तापमान हमें निकालना। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा फॉर्मूला हमें पता होना जरूरी है कि जब हम RT मतलब जब हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं कि तापमान पर प्रतिरोध की निर्भरता, तो हमें वो तापमान पता होना जरूरी। तो RT इज इक्वल टू R0। अब इसमें हमें दो तीन चीज वैल्यू निकालनी, 1 प्लस अल्फा टी। अब हमें इसमें अल्फा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, और R0 जो है हमें पता होना चाहिए। R0 जो हम लिख रहे हैं या R0 लिख रहे हैं, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है, और जो अलग टेम्परेचर है उस पर हमें दिया हुआ है। तो कुछ वैल्यूज हमें दी हुई है, R20 दिया हुआ है और R 500। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करके हम कुछ वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी अल्फा की वैल्यू, और फिर हमें इसे पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम करते हैं, RT का मान हमें पहले दिया हुआ है, मतलब R20 के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो R20 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो R20 इज इक्वल टू R0 हमें नहीं दिया है, R20 दिया, हम नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे R20 इज इक्वल टू 20 हो। RT की जगह, T की जगह हमने 20 पुट किया है, और 1 प्लस अल्फा की वैल्यू भी हमें नहीं पता है। T हमें पता है, T टेम्परेचर हमारे पास में यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम 20 लिख लेंगे। और साथ ही साथ R20 की वैल्यू भी 20 है, तो उसे हम 20 लिख लेंगे। तो 20 इज इक्वल टू हो जाएगा R0 1 प्लस, हम इसे 20 अल्फा लिख सकते हैं, 20 अल्फा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ऐसे ही सेम हमें दूसरी इक्वेशन निकालनी है इस टेम्परेचर के लिए, जो कि 500 दिया हुआ है। तो डायरेक्टली हम इसे करेंगे, तो R20 की जगह R 500 आ जाएगा, लेकिन R 500 की हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, जैसा ये किया वैसे ही कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 60, क्योंकि 500 डिग्री सेल्सियस पर क्वेश्चन में दिया हुआ 500 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है वो 60 है। तो हम प्रतिरोध का मान जरूर रख देंगे। R0 हमें वापस हमने कहा कि नहीं पता है, 1 प्लस और ये 60 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर हमें टेम्परेचर हमें 500 दिया, तो 500 हम यहाँ पर रखेंगे, 500 अल्फा। तो टेम्परेचर हमें 500 दिया, तो 500 अल्फा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों क्वेश्चन को, यदि हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो हमें दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस सेकंड इक्वेशन को हमें फर्स्ट इक्वेशन से भाग देना पड़ेगा। तो जब हम इन्हें भाग देंगे, R0 से R0 कट जाएगा, और फाइनली अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 60 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू, पहले हम ऊपर सेकंड इक्वेशन रखेंगे, 1 प्लस 500 अल्फा अपॉन R0, 1 प्लस 20 अल्फा। ये दो वैल्यू R0 से R0 हमने का कट गया, ये कट गया, और 2 3 6 हो गया। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 20 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 500 अल्फा। अब हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा अंदर, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 60 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 500 अल्फा। हमने कहा था कि ये अल्फा की वैल्यू निकालना थोड़ा सा ये लेंदी है ये क्वेश्चन, लेकिन आसान है। तो जब अल्फा की वैल्यू आप फाइनली निकालेंगे, तो अल्फा विल बी, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन 440 आ जाएगा। तो अल्फा विल बी, आप सॉल्व कर लीजिएगा, 2 अपॉन 440, और इसको यदि हम कैंसिल आउट करें तो 1 अपॉन 220 आ जाएगा, 1 अपॉन 220, और 1 अपॉन 220 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान रखें, अल्फा का जो यूनिट होता है ताप गुणांक है, अल्फा प्रतिरोध का ताप गुणांक है, जिसकी इकाई हमेशा पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री पर केल्विन होगी या पर डिग्री सेल्सियस होगी। तो अल्फा का मान हमें जब मिल गया, तो अब अगला हमें सिचुएशन इसमें पूछा, जब हमने अल्फा का मान निकाल लेते हैं R20 पर, हमें पता है कि अब यहाँ पे R20 पर हमें वैल्यू, हम R20 से हमें R0 का मान निकालना होगा, क्योंकि R0 का मान भी नहीं है। हम दोनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं, हमें इक्वेशन 1 ले सकते हैं या इक्वेशन 2 ले सकते हैं, लेकिन आसान जो है हम वो इक्वेशन लेंगे, क्योंकि अब हमें ये अल्फा का मान इस वैल्यू में पुट करके R0 का मान निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे को RT निकालना, RT हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम देखें, तो हम इक्वेशन 1 लेंगे, तो यूजिंग इक्वेशन 1 यदि हम यूज करेंगे, तो इसमें यदि 20 इज इक्वल टू R0, 1 प्लस 20 अल्फा का मान देखें हमारे पास है 220, 0 से 0 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 एकम 2,
2 एकम 2, हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जब आर नॉट का मान निकालेंगे तो 20 इज इक्वल टू आर नॉट, ये हो गया 1 प्लस 1/11। तो इसको सॉल्व करेंगे, 20 इज इक्वल टू आर नॉट, ये हो जाएगा एलसीएम 11, 11 वन जा 11, 11 प्लस 1 12, तो ये हो जाएगा। तो आर नॉट इज इक्वल टू देखें तो 20 इंटू 11/12। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी है अल्फा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, और फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व किया, कैंसिल आउट कर दिया, 0 से 0 कट गया, 2 से हमने 22 को कैंसिल आउट कर दिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो हमारे पास में 20 इंटू 11/12 है। तो हम यहाँ पे फाइनली यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आर नॉट की वैल्यू, क्योंकि हमें निकालनी, आर नॉट हमारे पास में नहीं था, तो आर नॉट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद में हमारे पास में इक्वेशन है, या नहीं भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा है तो मैं आरटी, हमें वो आरटी नहीं पता किस टेम्परेचर पर ये 25 ओम होगा, तो हम डायरेक्टली ये पुट कर देंगे इसमें। तो जब आरटी इज इक्वल टू रखेंगे तो हमारे पास में फॉर्मूला ऑलरेडी है 25 ओम, आरटी नहीं पता, ध्यान देंगे। तो आरटी हमें नहीं पता है, तो आरटी हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। 25 ओम प्रतिरोध हमें दिया हुआ है, मतलब वो टेम्परेचर हमें निकालना, क्वेश्चन ने पूछा टेम्परेचर कितना है, लेकिन हमें आरटी की वैल्यू 25 ओम ये दी हुई है, सॉरी 25 ओम हमें क्वेश्चन में दिया, लेकिन हमें टेम्परेचर नहीं पता, टेम्परेचर हम जरूर निकालेंगे। तो 25 दिया हुआ, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट। तो आर नॉट की वैल्यू हमने निकाल के रखी है, तो आर नॉट इज इक्वल टू 11 टू 20 टू 220/12 हो जाएगा। ये हमने आर नॉट की वैल्यू जो हमने निकाली वो इस इक्वेशन में पुट कर दी है, तो इस इक्वेशन में हमने पुट की है वैल्यू। ध्यान देंगे, आर टी की वैल्यू हमें 25 ओम दी थी, तो हमने वो वहां पे पुट करी। आर नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, तो आर नॉट की वैल्यू यहाँ से हमने इस पे पुट करी 1 प्लस अल्फा टी। तो 1 प्लस अल्फा का मान हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, अल्फा का मान है टी का मान हमें नहीं पता है, तो टी अपॉन हो जाएगा अल्फा इंटू 2 के टी करेंगे, क्योंकि टी का मान ही कैलकुलेट करना है। तो टी का मान यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें टी इंटू अल्फा, अल्फा का मान 1/220, तो चाहे तो 1/220 इंटू टी भी कर सकते हैं, आंसर ये आएगा T/220। तो हमें इतनी स्टेप को हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई भी यहाँ कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास में जो T आएगा, T विल बी ये आ जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, यहाँ पर T इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो है डी। तो हमने क्या किया, इसकी समरी यदि शॉर्ट में से करें, सबसे पहले हमने R20 पर हमें कितना प्रतिरोध दिया था 20 डिग्री सेल्सियस पर, वो लिख लिया हमने। 20 ओम था, 500 डिग्री सेल्सियस पर 60 ओम था, कितने डिग्री सेल्सियस पर, यही पूछा था क्वेश्चन में हमें, कितने डिग्री सेल्सियस पर 25 ओम होगा, वही हमें निकालना था। उसके लिए हमने पहले तो फॉर्मूला लिखा RT इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। उसके बाद हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, R20 की वैल्यू पुट की हमने 20, और R60 की वैल्यू R500 की वैल्यू 60 दी हुई थी। तो हमने टेम्परेचर यहाँ पे पुट किया है, ये टेम्परेचर है 200 और 500, ये टेम्परेचर। तो यहाँ से हमने सबसे पहले हमने वैल्यू निकाली अल्फा की, तो ये हमारे अल्फा की वैल्यू है, ध्यान रखें ये अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू से हमने अल्फा की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, वहां पे जो हमने अल्फा की वैल्यू रख दिया। तो अल्फा की वैल्यू रखने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में कोई सी भी वैल्यू पुट करेंगे, आर नॉट आ जाएगा। आर नॉट आने के बाद में ये यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो दोनों में से कहीं पुट कर सकते हैं। यहाँ से हमने आर नॉट निकाला, वहां से आ जाएगा टी टेम्परेचर। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रो अमीटर से है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे गैल्वेनोमीटर को अमीटर हमें बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, ध्यान रखेंगे। जब भी कोई भी गैल्वेनोमीटर होता है तो गैल्वेनोमीटर से हम जब भी कोई भी सीरीज में, यदि हमें गैल्वेनोमीटर से इस क्वेश्चन में, क्योंकि ध्यान देखेंगे वोल्टमीटर पूछा है, गैल्वेनोमीटर से यदि हमें वोल्टमीटर बनाना होता है, तो गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने के लिए हमें सीरीज में उच्च प्रतिरोध लगाना होता है, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। वोल्टेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, माइक्रो एम्पियर भी दिया। क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं कि माइक्रो एमीटर 100 माइक्रो एम्पियर की रीडिंग ये ले रहा है, और उसके बाद उसका प्रतिरोध 2 किलो ओम है, और साथ ही साथ उसे तुम्हें कन्वर्ट करना है एक वोल्ट रीडिंग वाले वोल्ट मीटर में। तो हमें यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, तो हमें पहले तो हम इसका प्रतिरोध ही निकाल लेंगे। प्रतिरोध हमें नहीं दिया है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में विशेष जो ध्यान रखना है कि जब वोल्ट मीटर बनाते हैं तो गैल्वेनोमीटर के साथ में उच्च प्रतिरोध को सीरीज में लगाया जाता है। तो आधा क्वेश्चन यही हमें समझ में आ जाता है, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। समांतर वाले ऑप्शन गलत होंगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के साथ में जब शंट को हम समांतर में लगाते हैं तब हमें बनता है एमीटर, लेकिन अभी हमें वोल्टमीटर बनाना है। तो वोल्टमीटर बनाने के लिए हमें ये श्रेणी में लगाना होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ 100 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, हमें आई दिया हुआ है।
साथ ही साथ इसका हमें 2 किलो ओम प्रतिरोध दिया हुआ है। माइक्रोमीटर गिव्स 100 और 2 यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका प्रतिरोध 2 किलो ओम है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। ओम का ये रहा है तो V इज इक्वल टू आई आर होता है हमारे पास में। V यहाँ पर 1 वोल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को यदि ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में 1 वोल्ट है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर ये सही दिया 1 वोल्ट दिया, तो हम क्वेश्चन के अनुसार इसकी जो वैल्यू है वो 1 वोल्ट रख लेंगे, तो हमें 1 वोल्ट दिया। साथ ही साथ आई का वैल्यू हमें दिया हुआ है, आई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है। यदि धारा देखें तो धारा 100, अब देखो यहाँ पर हमें यूनिट्स पर बहुत विशेष ध्यान देना जरूरी है। यूनिट्स यहाँ पर हमें कितनी दी हुई है, 100 माइक्रो में दी हुई है, तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। तो 100 माइक्रो में यदि हम चेंज करते हैं तो हमें आर इज इक्वल टू पहले यदि फॉर्मूला लेंगे तो V बटे आई हो जाएगा। तो हमारे पास में 1 वोल्ट ये दिया हुआ है, 1 वोल्ट, तो हम यहाँ पर 1 वोल्ट रख लेंगे। और साथ ही साथ धारा की बात करें तो धारा हमें दिया हुआ है 100 माइक्रो एम्पियर, ये दिया हुआ है, तो ये हम निकाल लेंगे 100 माइक्रो एम्पियर। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ हमें 0.8 ये दिया हुआ है, तो इसको हमें कैलकुलेट करना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये हो जाएगा 100 माइक्रो मतलब हो जाएगा 10 टू द पावर -6। अब ध्यान देंगे कि जब हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज लिखें। सारी वैल्यूज में हमारे पास में धारा है, धारा के साथ साथ हमारे पास में इसमें प्रतिरोध क्वेश्चन में हमें नहीं दिया, तो प्रतिरोध हमें निकालना होगा। प्रतिरोध हम निकालेंगे तो साथ ही साथ हमें V इज इक्वल टू आई आर है, तो V हमारे पास में क्वेश्चन में होना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से हम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग 1 वोल्ट हमें लानी है, तब क्या होगा। और क्वेश्चन में यदि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सारे जो है किलो ओम में दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1 किलो ओम, दूसरा 8 किलो ओम, और अगला क्वेश्चन यदि देखें तो समांतर में दिया। समांतर तो हमने कहा कि समांतर वाले ऑप्शन हमें नहीं लेने, श्रेणी वाले ऑप्शन लेने जितने भी श्रेणी में दिए। तो 1 किलो ओम और 8 किलो ओम में से ही कोई आंसर हमारे पास में सही होगा। तो एक माइक्रोमीटर में हमने 100 माइक्रो एम्पियर का हमारे पास में फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, और प्रतिरोध 2 किलो ओम दिया हुआ था, और 1 वोल्ट इसकी रीडिंग थी। तो उसमें 1 वोल्ट की रीडिंग बदलने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, तो क्वेश्चन हमारे पास में क्लियर है, तो इसके हिसाब से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारे पास में आई आर इज इक्वल टू डायरेक्ट हमारे पास में हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आई आर इज इक्वल टू हमारे पास में 0.8 वोल्ट है। अब ध्यान से देखेंगे कि हमें एक्चुअली क्वेश्चन में हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितना वोल्ट है। तो 0.8 से यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से यदि सॉल्व करेंगे तो ये भी 0.8 हो जाएगा, 0.8, और ये भी 0.8 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0.8 इंटू 10 टू द पावर ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, और 0.8 इंटू 10 टू द पावर +4 हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणित 10 की घात 3 ओम। लेकिन ये हमें क्वेश्चन में किलो में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा। तो किलो में यदि है तो 8 10 की घात 3 ये हो जाएगा किलो 10 की घात 3 जो दिया हुआ है उसे हम किलो में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 किलो ओम। तो 8 किलो ओम जो है ये सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब इसमें थोड़ा सा ये बस ध्यान देंगे कि जो विभव के जो वैल्यू है वो 0.8 वोल्ट है, तो 0.8 वोल्ट लेके हम इसे सॉल्व करेंगे। और 0.8 वोल्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.8 वोल्ट के हमें ये 1 वोल्ट की जगह 0.8 है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उसको देखेंगे 0.8 वोल्ट लेंगे। V इज इक्वल टू आई आर, तो हमें R निकालना है, तो R V की वैल्यू हमें 0.8 दी हुई है। I का मान माइक्रो में है, तो माइक्रो से हमें 10 की घात 6 -6 लिख के एम्पियर में कन्वर्ट करके हमें इसको सॉल्व करना होगा, तो आंसर विल बी 8 किलो ओम। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा क्या दिया है, और बस ये ध्यान देंगे कि वोल्ट मीटर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। ये हम वोल्ट मीटर बना रहे हैं, गैलमीटर से जब भी वोल्ट मीटर बनाते हैं तो कोई भी उच्च प्रतिरोध को हम सीरीज में लगाते हैं, और यदि यही क्वेश्चन यदि अमीटर के लिए होता तो अमीटर में हम शंट लगाते हैं, जो कि बहुत ही कम निम्न प्रतिरोध वाला एक तार होता है, जिसे हम गैलमीटर के साथ पैरेलल में लगाते हैं। उम्मीद है ये समझ में आएगा। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी जब एक और इसमें प्रश्न बन सकता है कि कोई भी यदि परिपथ है तो परिपथ में यदि हम कोई भी परिपथ है, जैसे बैटरी लगी है, तो यदि हम एमीटर लगा रहे हैं तो एमीटर सीरीज में लगेगा, और यदि हम प्रतिरोध के साथ यदि वोल्ट मीटर लगा रहे हैं तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। तो ये ध्यान रखेंगे, एमीटर सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर परिपथ में पैरेलल में लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है कि उसमें बोला है कि यदि एन ऑर्बिट है, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है कि इफ एन ऑर्बिट नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यदि हाइड्रोजन एटम में एन ऑर्बिट है तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसमें एक फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा ऊर्जा का, E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाने से ये एन की वैल्यू कैसे बढ़ेगी। तो इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि एन एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कक्ष क्रमांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जैसे जैसे एन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। एन इसमें ऑप्शन में एन स्टार है, इसको हम देख लेते हैं। ये एन स्टार नहीं है, एन अनंत से है ये। तो एन जब अनंत से, तो एन अनंत से एक की ओर इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है तो हाइड्रोजन इंफ्रारेड किरणें या इसे हम अवरक्त किरणें कह सकते हैं, उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि एन इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा शून्य हो जाती है। लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एन स्क्वायर के साथ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा परिवर्तित होती है। तो इसको लास्ट वाला ऑप्शन में थोड़ा हम सुधार लेंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी वेरीज विद एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर के साथ में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा वो उत्सर्जित होती है। तो इसमें यदि हम सारे ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे सीधा सीधा रिलेशन इसका एन से है। तो यदि हमें कोई भी वैल्यू जब बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इंक्रीजेस एन इंक्रीजेस। तो जब एन बढ़ेगा तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि एन जैसे जैसे ही एन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसीलिए इस फॉर्मूले से यदि सिंपल देखें तो इसमें रिलेशन देखें तो ऊर्जा यदि बढ़ानी है हमें तो एन की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो एन की वैल्यू यदि हम रख रहे हैं तो एन यहाँ स्क्वायर है, तो इसीलिए जब हम एन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू ऑलरेडी जो है जब हम डिवाइड करेंगे तो ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी इंक्रीजेस एन इंक्रीजेस, एन की वैल्यू यदि बढ़ते जाएगी तो हमने कहा कि ये E इज इक्वल टू -13.6 एन स्क्वायर है। तो इसका जो सही आंसर है कि एन स्क्वायर, जैसे एन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। तो कौन सा कथन इसमें पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सही करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ए ऑप्शन। तो सिंपल फॉर्मूले से ये प्रश्न है। नेक्स्ट यदि प्रश्न देखें तो ये तो सिंपल प्रश्न है कि एक्स किरणें कौन सी किरणें ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है उसमें कि स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की लहरें या इलेक्ट्रॉन की धारा। दूसरा ऑप्शन है स्ट्रीम्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो हमें पता होना चाहिए एक्स रे क्या है, ये तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी है। दूसरा स्ट्रीम्स ऑफ अनचार्ज पार्टिकल। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जितने भी एक्स रे, गामा रे, ये जितनी भी रेज है ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो बेस्ट ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय याम्योत्तर क्या है। हालांकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के सिलेबस से बाहर है, लेकिन फिर भी यदि ये पूछा है तो हमें ये पता होना चाहिए चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है। चुंबकीय याम्योत्तर की बात करें तो ये ऊर्ध्वाधर तल होता है जो पृथ्वी के या किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के आसपास बनाया जाता है। तो एक तो हमारे पृथ्वी का भी चुंबकीय याम्योत्तर होगा या सिंपल याम्योत्तर ही पूछा है तो ये ऊर्ध्वाधर तल होगा। तो इसका सही आंसर है ऊर्ध्वाधर तल। तो ये एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो हमें मैग्नेटिक मेरिडियन यदि हमें पता है तो चुंबकीय याम्योत्तर हमेशा यदि हम देखें तो वर्टिकल प्लेन होते हैं। प्लेन मतलब कि इस तरीके से ये प्लेन होते हैं जो कुछ एंगल पे होंगे, तो ये प्लेन कहलाएगा। प्लेन मतलब एक तल। तो ये कैसे होंगे, ऊर्ध्वाधर होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, विद्युत क्षेत्र से। विद्युत क्षेत्र से ये क्वेश्चन है, आवेश और विद्युत क्षेत्र से। तो इस क्वेश्चन ने पूछा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है, या इस क्वेश्चन ने पूछा है कि तुम्हें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू Q इंटू 2A होता है। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। और आवेश का मान क्वेश्चन में दिया है, आवेश का मान है 13.6 इंटू 10 टू द पावर -3 और 2A जो है ये दूरी है, तो कुल दूरी है तो 10 मीटर है। तो इसे 10 गुणित 2 नहीं रखेंगे, 10 ही रखेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13.6। अब ये एक जीरो लग जाएगा और पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने 13.6 में मल्टीप्लाई किया है किसका, 10 का। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आप बिना पॉइंट के भी कर सकते हैं, बाद में पॉइंट लगा सकते हैं। 1360 और पॉइंट यहाँ आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर -3। अब लेकिन क्वेश्चन में जब ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन के हिसाब से हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 136 हम इसे लिख सकते हैं और 10 टू द पावर -3 मतलब 3 जीरो आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.136 और 0.136
इंटू ऑप्शन में थोड़ा सा एक पॉइंट 0.0 है तो उसे हम करेक्ट कर लेंगे, 0.136 कूलाम मीटर। और ये जो यूनिट है कूलाम मीटर होती है, तो हम ध्यान देंगे कि कूलाम मीटर यूनिट होगी सारी यूनिट। और यहाँ पे हालांकि ऑप्शन 10⁻³ यदि नहीं दिए हैं तो हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि डायरेक्ट कूलाम मीटर में दिया और 10⁻³ है तो 10⁻³ यदि सिर्फ 10⁻³ यदि दिया हुआ, यदि मान लीजिए ऑप्शन में 10⁻³ दिया है तो 136 ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन को हम जरूर देखें, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से हमें सॉल्व करना होगा कि 10⁻³ है या नहीं। यदि 10⁻³ होगा तो 136 ऑप्शन में थोड़ा ये 136 कर लें, इसे 136 होगा, ये 1.36 नहीं 136 होगा। यदि 10⁻³ है तो फिर ये ऑप्शन सही होगा। तो 136 कूलाम मीटर इंटू 10⁻³ यदि 10⁻³ है तो, यदि रिमूव कर दिया 10⁻³, फिर से हम इसको समझा रहे हैं, तो 136 डिवाइड बाय, यदि -3 नहीं है तो डिवाइड बाय हमें 1000 करना होगा, तो ये हो जाएगा 0.136 कूलाम मीटर। यदि 10⁻³ में है तो 136 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। यदि -3 हटा देंगे तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है कनेक्ट किया जाता है किसी पृथ्वी से, अर्थ से, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से होंगे। तो ये सिंपल सा ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि यदि हमने कोई भी वस्तु है पृथ्वी से जोड़ दी, तो वस्तु जोड़ने पर तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि क्यों होता है ऐसा। क्वेश्चन में ये पूछा है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो इसका कारण पूछा है कि दिस मीन्स द बॉडी इज, जो ऑब्जेक्ट है जिसमें ये प्रवाह हो रहा है वो कैसा ऑब्जेक्ट है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपको अनावेशित, फिर दिया हुआ धनावेशित, फिर दूसरा ऑप्शन है ऋणावेशित या कुचाला। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आवेश से ये क्वेश्चन आया है। और ये ऑब्जेक्ट जो है हमेशा यदि देखें यहाँ पर, जब भी आवेशित है या अनावेशित, पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आवेशित है तो कौन सा होगा, धनावेशित। तो इसीलिए ये हो जाएगा धनावेशित। यदि पृथ्वी से हमने इसको जोड़ दिया है तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा चार्ज पॉजिटिवली। तो आवेशित हो जाएगा लेकिन धनावेशित, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है इसीलिए। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अर्धचालकों से है। और अर्धचालक से जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा हमने लगाया, किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। और एक अर्धचालक है जिसका एनर्जी बैंड गैप हमें दिया हुआ है। एनर्जी बैंड गैप क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा की इकाई है। और इसके बाद क्वेश्चन में जब हम देखें, इसमें बने पीएन जंक्शन डायोड द्वारा अधिकतम कौन सी तरंग दैर्ध्य प्रकाश को डिटेक्ट कर सकती है। तो इसमें जब अधिकतम पूछा है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें नहीं निकालनी होगी, क्योंकि जो आंसर आएगा ये लगभग में आएगा आंसर, तो इसीलिए हमें लगभग में ही आंसर निकालना है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर देना है। जब मैक्सिमम पहले हम निकाल लेंगे कि क्योंकि अधिकतम पूछा है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ कब डिटेक्ट होगी, तो सिंपल सा फॉर्मूला है 12400। अब इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि एक एनर्जी बैंड गैप होता है, दो हमारे पास में बैंड होते हैं, एक होता है बैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। तो बैलेंस बैंड के ऊपर कंडक्शन बैंड है, लेकिन बीच में जो गैप होता है उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, जिसे एनर्जी बैंड गैप भी कहते हैं। तो ये डेल्टा EG हमारे पास है। और क्वेश्चन में हमारे पास में वैल्यू दी हुई है, तो फिक्स वैल्यू है 12400। लेकिन क्वेश्चन में 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें दी हुई है, लेकिन ये वैल्यू हमें एंगस्ट्रॉम में होगी, तो एंगस्ट्रॉम में ही आंसर आएगा। जब हम वेवलेंथ निकालते हैं तो इस फॉर्मूले से जो भी आंसर होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है। और क्वेश्चन में लेकिन हमें एंगस्ट्रॉम में भी ऑप्शन है, और एंगस्ट्रॉम में नहीं ऑप्शन नैनोमीटर में। हम यदि इन क्वेश्चन को देखें तो इसमें थोड़ा सा हमें करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में ये गड़बड़ी है। ऑप्शन इसमें 6000 एंगस्ट्रॉम है एक ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है इसमें 4000 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर में। और एक ऑप्शन है 5000, तो 5000 हम कर लेंगे इसे 5000 एंगस्ट्रॉम। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है, और जो पहला ऑप्शन है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो ये ऑप्शन सारे ही हमारे पास में एंगस्ट्रॉम में है, एक ऑप्शन को छोड़कर, सी ऑप्शन को छोड़कर, जो कि नैनोमीटर में। लेकिन अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन से जो आंसर है वो हमें एंगस्ट्रॉम में मिलेगा। और देखते हैं यदि कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आंसर आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन है। यदि हम इसका
वैल्यू को सॉल्व करते हैं 12,400 बटे 2.5 पॉइंट हटा सकते हो तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4960 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो सॉल्व करेंगे तो 4960 एंगस्ट्रॉम होगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, तो हमारे पास में जो लैम्डा है वो मैक्सिमम से हमें लगभग में आंसर देना हमने कहा था, तो ये लैम्डा हमारे पास में ये आ जाएगा 4000। तो इससे कम ही हमें लेना, क्योंकि मैक्सिमम बोला था, हमने मैक्सिमम निकाली, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि कौन सा अधिकतम तरंग दैर्ध्य प्रकाश से डिटेक्ट कर सकता है। तो हमारे पास में 4960 है, तो इनमें से जो अधिकतम है हमारे पास में वो 4000 एंगस्ट्रॉम है। तो सही आंसर जो होगा इसका 4000 एंगस्ट्रॉम में आंसर ही आएगा। लेकिन हमारे पास में यदि ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में हमारे पास में एंगस्ट्रॉम में भी है, नैनोमीटर में भी है, और 4000 ऑप्शन भी है। 4000 ऑप्शन लेकिन दिया हुआ है, लेकिन वो नैनोमीटर में। तो हम इसे एंगस्ट्रॉम में करेंगे, तो एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो ऑप्शन 4000 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में देंगे तो 4000 एंगस्ट्रॉम, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। इसको ध्यान रखेंगे, यूनिट जरूर ध्यान रखेंगे कि एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में फर्क क्या है। एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10 की घात -10 मीटर, और नैनोमीटर में यदि है तो नैनो मतलब होता है 10 की घात -9 मीटर। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे ऑप्शन में। अब अगला जो प्रश्न है, तो अगले प्रश्न में यदि चले तो नाभिक, ये तो बहुत आसान प्रश्न है एकदम, मतलब बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोग बिना पढ़े ही इसका आंसर दे सकते हैं। कि इसमें कहा है कि विट इज द न्यूट्रल पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द अलॉन्ग साइड द प्रोटॉन। तो बहुत ही आसान है नाभिक, यदि हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता हो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारे पास में बीच में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियॉन कहते हैं, और बाहर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि नाभिक में जो न्यूट्रल पार्टिकल है, हमें ये बताना है कि इनमें से साथ साथ पाया जाने वाला न्यूट्रल कण कौन सा है। ऑप्शन में हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो आसान सवाल है, तो आंसर क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो हमारे पास में जो न्यूट्रल पार्टिकल मतलब अनावेशित जो है, जिसमें कोई आवेश नहीं, तो वो कौन सा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन। तो सही आंसर इसका होगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड ही थोड़ा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि यदि रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, और उसमें तीसरी कक्षा में हमें त्रिज्या बतानी कि तीसरी कक्षा में त्रिज्या क्या होगी। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहली दूसरी तीसरी कक्षा का कंसेप्ट इसमें पता होना चाहिए, पहली दूसरी तीसरी कक्षा। और अब इसमें हमने क्वेश्चन में जब दिया हुआ है तो इसमें एक फॉर्मूला हम लगा लेंगे, Rn इज इक्वल टू, क्योंकि हमें जिस भी कक्षा में निकालना होता है तो उस कक्षा के लिए हम n की वैल्यू रखते हैं। तो ये R1 पहली कक्षा से हम इसका कंपेयर करके n² कर सकते हैं। और हमें इसमें क्वेश्चन में दो कक्षाएं दी हुई हैं। एक तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि प्रथम कक्षा और की त्रिज्या और तीसरी कक्षा की त्रिज्या में क्या होगी। तो क्वेश्चन में देखें ऑप्शन सारे एंगस्ट्रॉम में है, तो ऑप्शन भी हमारा एंगस्ट्रॉम में ही होगा। तो हमारे पास में R1 रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट है, जो भी फर्स्ट ऑर्बिट होगी वो R1 हो जाएगा, और n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अर्थात वो की क्वांटम संख्या। तो R1 देखें तो R1 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। दूसरा हमें n बराबर यदि देखें तो कितना 3 है, तो ये लिखना है हमें। और R3 यदि निकालेंगे तो R3 हमारे पास में इस ऑप्शन से 0.53 n² n हमारे पास में 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो R3 इज इक्वल टू 0.53, 3 3 9 हो जाएगा। तो हमें इसका गुणा करना है, साथ ही साथ ये डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसी क्वेश्चन पर, इसी ऑप्शन पर बेस्ड। यदि हम इसका गुणा करेंगे 9 3 27 और 9 अपना 45 और 2 करेंगे तो 47 में था 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्वेश्चन पर ही बेस्ड जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या दिया है। यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में त्रिज्या हमें दी थी, तो हमने वो त्रिज्या रख ली R1 की, लेकिन इसी से कंपेयर करके हमें तीसरी में पूछा है। तो एक्चुअली ये अनुपात होता है, लेकिन अनुपात से यदि क्वेश्चन हम निकाले तो हमें R3 पूछा था कि तीसरी कक्षा में इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो हमें तीसरी कक्षा पूछा था, इसलिए n बराबर हमने क्या रख दिया 3। तो डायरेक्टली क्वेश्चन में हमें कक्षा का क्रमांक दिया, तो इसलिए हमने n3 रख दिया। R1 का मान दिया था प्रथम कक्षा का, तो 0.53 हो गया, वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया। तो आसान प्रश्न था, इसमें हमें फॉर्मूला याद रखना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि किस कक्षा में त्रिज्या कितनी है, और उसी कक्षा से हम अगली कक्षा की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में ये 18 क्वेश्चन हो गए। 19th क्वेश्चन भी वैसे ही है, सेम इसी कंसेप्ट में हम 19th क्वेश्चन करते हैं। ठीक ठीक ठीक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही क्वेश्चन पर बेस्ड हमें लगाना है, क्योंकि हमें